अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद। मेरा आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं तबीयत कैसी है? बारिशें शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता जी फाइनली। लेकिन लाहौर में अभी ज़्यादा नहीं हो रही। हाँ वक्फे से होती हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है हाँ ऐसे ही है। जितनी कुछ दूसरे इलाकों में हो रही हैं और जितनी तो थी कि होगी। चलिए देखिए, अभी तो बरसात पड़ी है। हाँ बिल्कुल, और कुछ खबरें भी डिस्कस करेंगे, टॉप स्टोरीज के बारे में भी आपको बताएंगे। इसलिए शामिल करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, हेडलाइंस क्या है आज की? सबसे बड़ी खबर जो मैं आज सब अखबारों ने जिसको इम्पोर्टेंस दी है, एक ब्रीफिंग रेंजर्स ने सेनेट की कायमा कमेटी को दी है। इसमें इस बात का इजहार किया गया है कि जो फंडिंग टेररिस्ट को होती है जी वो 3 जगहों से होती है। एक साउथ अफ्रीका से, बिल्कुल, एक थाईलैंड से और एक बरतानिया से। किसको बता रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं? नहीं, ये तीनों जो हैं, क्या मतलब सर ये किस तरफ इशारा करने की कोशिश की गई है? नहीं, उन्होंने तो कोई इशारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो फंडिंग के सोर्स बताए वो यहाँ के हैं। अच्छा, यहाँ और आम तौर पर जो इतराज़ात किए जाते हैं, फंक्शनिंग का तरीका बताया जाता है MKM का। एग्जैक्टली। उसमें बरतानिया शामिल है, साउथ अफ्रीका शामिल है, एक दूसरा भी शामिल है। ये तो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, लेकिन देखने की बात ये है कि क्या ये 3 इलाके, पहले कभी दुबई का नाम आता था, अच्छा, कि दुबई से ऑपरेट करते हैं, तो लगता है कि बहुत से लोग ऐसे जो हैं वो ऑपरेट करने के लिए उन्होंने दूसरे मुल्क चुन लिए हैं। बैंकॉक से फ्लाई करते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, लंदन से बराह रास्त आते हैं, वहाँ से फंडिंग आती है, वो से काम करते हैं। अच्छा, इसके नतीजे के तौर पर जो सूरत हाल ख़राब होती है वो सबके सामने है। उन्होंने डिटेल भी दी कि जो ऑपरेशन किए गए किन के ख़िलाफ़ किए गए। अच्छा। 7000 यहाँ शायद कितने ऑपरेशन हैं, 950 यानी 8000 के करीब हुए ना, में से 2378 ऑपरेशन हैं, 2400 के करीब जो है वो सिर्फ MKM पीपल्स अमन कमेटी और ANP के खिलाफ किए गए। यानी जो रूलिंग एलीट थी, पिछले 5 साल जो हुकूमत करती रही है, उन्हीं पार्टियों के अरकान थे जिनके खिलाफ किया गया। फिर डिटेल दी गई, कितने टारगेट किलर पकड़े गए, कितने दहशतगर्द और निशाना बनाए गए, कितने भत्ताखोर थे, अगवा करने वाले थे। लेकिन अगवा, भत्ता, टारगेट किलर, ये सारे लोग वहाँ ऑपरेट करते थे और इंटरलिंक्ड है। ये कहते जो कहा जाता है ना कि ये करप्शन का कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी से, क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल ऐसे। जो भत्ता वसूल करते हैं वो क्यों ताल्लुक नहीं है? और भत्ता देता कौन है? बिल्कुल, भत्ता वही देता है कि जिसके पास इतने वसाइल होते हैं कि भत्ता दे सके। वसाइल अगर जेन्युइन होते हैं तो भी भत्ता देना पड़ता है बेचारे को, लेकिन आम तौर पर जिनके वसाइल नाजायज होते हैं वो खासतौर पर भत्ताखोरों का निशाना बनते हैं। तो ये सारी इंटरलिंक्ड बातें हैं बहुत सारी, जिसको बड़े देखना पड़ता है कि क्या असरात हैं क्या नहीं है। जी को 7000 अफराद की टारगेट किलिंग का इतराफ़ किया। अच्छा। कितने लोग टारगेट किलिंग में मारे गए अभी तक? अच्छा, ये बड़ी तफीशनाक खबर है। ज़रा कराची के हवाले से है, लेकिन रेंजर ने पंजाब के हवाले से कहा कि यहाँ बच्चों को अगवा हो रहा है जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बच्चे को वहाँ ले गए, आम तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती। ये बच्चे कहाँ जाते हैं? सवाल ये है कि ये बच्चे जो अगवा किए जाते हैं क्या जाते हैं? इनमें कितने हैं जो फ्यूचर के टारगेट किलर हैं, कितने खुद कुछ बमबार बनते हैं, और कितने जो हैं वो फिर कहाँ बिकते हैं, क्या होता है? आजकल तो यूरोप की मंडियों में बच्चे बिक रहे हैं। ख़ास तौर पर ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, वहाँ इमिग्रेंट के ख़िलाफ़ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो लुट फुट के जो लोग आ रहे हैं सीरिया से, जो दूसरे इलाकों से, वहाँ उनके बच्चे जो हैं वो अगवाकारों का, ये बर्दा फरोशों का निशाना बनते जाते हैं। वहाँ भी एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन अगर ये सूरत हाल पंजाब में है और अभी अंदाज़ा नहीं है, तो इस पर तो यकीनन अभी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये रास्ते तो सारे मोटरवे से होके जाते हैं आमतौर पर, बड़े रास्तों से, मतलब मोटरवे से मुराद नहीं है कि बड़ी सड़कों पर से गुजर के जो लोग जाते हैं। बिल्कुल, हम क्यों चेक नहीं कर पा रहे इसको? सही। क्या सिक्योरिटी का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो इन लोगों पर नजर रख सके? होगा यार, दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। तो कुछ ना कुछ हमें इस बारे में सोचना चाहिए, करना चाहिए। अब कराची में वो बेचारे जो 2 अहलकार शहीद हुए हैं, वहाँ जो कैमरे लगे हुए थे उसके ऑपरेटर को पकड़ लिए, वो कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे दिखाया गया कि वहाँ शहद की मक्खियों ने छत्ता बना रखा था। अरे भाई, कैमरे पे अगर शहद की मक्खियों को छत्ता बना हुआ है तो कैमरा ऑपरेटर क्या कर रहा है? उसको नहीं पता कि क्या हो गया है। बिल्कुल, यानी कि ऐसी लापरवाही, ऐसी ये तो कोई काबिल माफी जुर्म नहीं है। यानी इस बात पे तो बिल्कुल गिरफ्त सख्त और लाजमी होनी चाहिए कि जो लोग, किसने इतला दी कि ये कैमरे काम नहीं करते। एग्जैक्टली। सारी चीजें जो है अंदर से कोई ना कोई होगा, सारी चीजें हैं, इन पर गौर करने की जरूरत है। कितनी डीप ये हमारे अंदर गया हुआ है, बड़ी तशवीशनाक बात है जी। दूसरी ये है कि सिंध की खबर यही है कि कामर अली शाह साहब को इस्तीफ़ा दे दिया है,
और मुराद अली शाह साहब जो है जुमे को हल्फ उठाएंगे। जी। और ये खबर कल की भी थी, लेकिन ये है कि आज उन्होंने मुलाकातें भी की, जमीलुज़्ज़मान से मिले हैं, मखदूम अमीन फ़हीम के गोया जानशीन है वो, और इसके अलावा वो उन्होंने कुछ खुर्शीद शाह से मुलाकातें की हैं, क्योंकि खुर्शीद शाह ने शिकवा किया था कि नया वज़ीर आला मुकर्रर करने में हमसे तो मशवरा नहीं किया गया। ठीक। गालिबन खुर्शीद शाह खुद उम्मीदवार हैं। देखिए सूबे की वज़ारत आला जो है ना, आप अपोजिशन लीडर हैं वहाँ, ठीक है, बड़ा धड़ल्ला आपका मुल्क की सतह पर, लेकिन वज़ीर आला होने के अपना नशा है। वो भी शायद वज़ीर आला होना चाहते थे, उनको भी मुतवक्का नाम था, इसलिए क़यादत ने सोचा होगा कि उनसे मशवरा करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। और पीर पगाड़ा से मसलन ये मिले हैं। अच्छा, इसमें मसला ये आ जाता है कि ये बहुत सी बातें जो है, ये मुलाकातें जो हैं फरियाल तालपुर से मिले हैं, यानी कि पार्टी ओहदा तो कोई नहीं उनके पास, लेकिन जरदारी साहब की हमशीरा हैं, वो अफेक्टिव है। जमीलुज़्ज़मान इसलिए है कि मखदूम अमीन फ़हीम के वो जानशीन है, हालांकि गद्दी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जतोई की गद्दी तो इंपॉर्टेंट रही नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी के साथ है नहीं। पीर पगाड़ा पहले ही हमायत का ऐलान कर चुके हैं। पहले पीर पगाड़ा खुद उम्मीदवार हुआ करते थे। जो मौजूदा पीर पगाड़ा है सबुतुल्लाह राश्ती, राजा साईं जिन्हें कहते थे, ये बड़े पीर साहब जो थे वो आम तौर पर इनकी वज़ारत आला के लिए बात किया करते थे। बड़े ख़ानदानों के बड़ों के बेटे जो, तो मुराद अली शाह अगरचे उनके वालिद वज़ीर आला थे, लेकिन वो इस तरह का खानवादा नहीं गिना जाता जिस तरह के ये खानवादे हैं कि जिसके आदमी को, तो वो उन्होंने सबसे मुलाकात की है ताकि अपने लिए फ़ज़ा हमवार करें। और पीटीआई ने अलबत्ता अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया है कि ये वज़ारत आला अनकंटेस्टेड हम नहीं जाने देंगे। ये एक सिंबॉलिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्हें पता है कि उनके वोट 2 एक ही हैं, शायद 1 है कि 2 है या 3 है, शायद 2 हैं शायद। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं होगा और उसका सूरत यही बनेगी। तीसरा नक्शा कराची का जो है वो कराची के हवाले से है, वसीम अख्तर का। वसीम अख्तर को गिरफ्तार किया गया। अब 12 मई के सिलसिले में उनका नाम आ लिया जा रहा है। खुर्शीद शाह कहते हैं 9 साल पुलिस बैठी रही, सोचती रही, करती रही, क्या करती रही? आपकी भी हुकूमत रही ना, क्या किया आपने? ठीक। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि वसीम अख्तर जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। वसीम अख्तर उस वक्त वज़ीर दाखिला थे और वज़ीर दाखिला के तौर पर उन्होंने हाथ हला लाकर उस जो पैदल चलने वालों का पुल होता है, शायद बंदर रोड पे था, वहाँ एक बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू भी की थी। उसी गुफ्तगू निकाला जाए, यानी मुझे याद है कि जब मैंने गुफ्तगू सुनी थी तो लगता था यार ये क्या वज़ीर आला इतने वज़ीर दाखिला इतने धौंस के साथ कह रहा कि हमने ये कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं ये शहर की फ़ज़ा सबको मालूम थी। उस वक्त की फ़ज़ा जो है उसको री इनेक्ट किया जाए, एक एक चीज़ उसकी निकाली जाए और सामने रखी जाए, और कि ये हुआ वो हुआ, फ़लाँ चैनल पे फायरिंग हुई थी, वहाँ ये असर हुआ था, फ़लाँ जगह ये हुआ था, एक एक चीज़ को प्रिंट डाउन किया जाए और फिर फैसला किया जाए। ये शरी रहमान भी एक जुलूस के साथ जा रही थी, इन पर भी फायरिंग हुई। यानी कि ये जो कंटेनर लगा दिए गए थे ये पहली बार हमारी तारीख में हुआ था। और ये आप कभी कहा जाता है जी पता नहीं किसने लगाए थे, उस वक्त ये कहा गया, फिर कहा जाता था ये तो हमने खुद लगाए थे ताकि जो लोग जो हैं इस पर ना आ सके। यानी कि आप इज्तिमा को अगर रोकना चाहते थे, ये तरीका तो नहीं था, दहशतगर्द तो नहीं आ रहे थे, उनकी हिफाजत के लिए लगाए थे जी, ताकि वो हिफाजत के साथ गुजर जाए और चले जाएं। तो बहरहाल इस तरह की बहुत सी बातें। अमेरिका में भी MQM रैलियां निकाल रही है और कुछ जगहों पे जाके वो कर रही है, आने वाले दिनों में भी उसने कहा जिस दिन वसीम अख्तर को इन्होंने मेयर नामजद किया था ना, उस दिन ये बात का एहसास हो गया था कि कराची में हुकूमत नहीं बनेगी। अच्छा, इसलिए नहीं बनेगी कि MQM मेजॉरिटी में है, उनका मेयर इलेक्ट हो जाएगा। जब मेयर उनका इलेक्ट हो जाएगा, उनको कम अज़ कम वसीम अख्तर एक्सेप्टेबल नहीं है। आमतौर पर जो पार्टियां साथ लेकर चलना चाहती हैं वो ऐसे शख्स को आगे कर देती हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और पार्टी का लायल भी हो। इन्होंने ये करने की बजाय एक दूसरा तरीका इख्तियार किया। अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना तरीक़ाकार है, इस पर इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हिकमत अमली का जो नतीजा निकल सकता था जो निकल रहा है। अब वसीम अख्तर ने तो इनकार किया जी कि जो मेरा इतराफ़ी बयान बताया जाता है मैंने तो दिया ही नहीं। वो कल जो आप बता रहे थे वो तो ज़ाहिर है कि जी वो पुलिस की कस्टडी में आप जो चाहे बयान। अच्छा, ये भी अजीब लोग हैं जी, फ़ौरन खबर लीक कर देते हैं। इंक्वायरी में खबर लीक तो नहीं की जाती, आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान लें, फिर उसको रिकॉर्ड करें, फिर उसको लीक करें तो बात बन। कितने केसेस हैं जिनकी वीडियो टेप्स चली, जिनकी ऑडियो टेप्स चली, जो टीवी पर मीडिया पर आके जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने ये बात मान ली है, बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। देखिए, डॉक्टर आसम से लेकर आप शुरू कीजिए, कहाँ आप केस खराब कर रहे हैं सारे के सारे। ये खबरें लीक करके केस ही खराब करने वाली बात है ना जी। तो मेरा ख्याल में इस मामले में हमें एहतियात करनी चाहिए।
यानी कि आप समझें कि हमने मनवा लिया, बस मनवा लिया, और आपने हमने बता दिया तो दुनिया मान जाए। दुनिया ऐसे थोड़ा मानती है। कम से कम कानून की तकड़ी तो ऐसे नहीं मानती। उस तराजू के लिए तो चाहिए आपको कि दोनों पलड़े आप बराबर करें तो बात बनती है। मेरा ख्याल ये मसाइल हैं जो वहाँ पैदा होते हैं। उधर पंजाब में एक नया कि चीन के साथ धड़ाधड़ उन्होंने माहिदा कर ली हैं शहबाज शरीफ साहब ने जी। और वहाँ उन्होंने तारीफ़ की है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब बड़ा सेफ़ है। इन्होंने भी कहा है कि 2 साल के अंदर जो साहिवाल का जो प्लांट लगना था, साहिवाल से ज़रा हट के है कादराबाद में, वो 2 साल से पहले मुकम्मल हो जाएगा। बड़ा इन्हिसार है इन प्लांटों पर, बिजली के इन कारखानों पर जो बिजली पैदा करेंगे। 3 तो और लगाए हैं, एक ये है, गैस पे लगे हैं। तो ये सारे बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि ये मुकम्मल हो जाते हैं तो गोया यूँ कहा जा सकता है कि इस पाकिस्तान की जो बिजली की एनर्जी की मसाइल हैं आर्जी तौर पर वो हल हो जाएंगे 4-6 साल के लिए। फिर आपको मज़ीद प्लांट लगाने पड़ेंगे, पन बिजली की तरफ जाना पड़ेगा, सस्ती बिजली की तरफ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अच्छा, अब ये है कि जी ये कुछ एग्रीमेंट कर रही पंजाब हुकूमत। अब जो एक दूसरे बलोच और पठान कौम परस्त फलाना काकड़ ये वो कह रहे हैं साहब ये तो सी पैक तो पंजाब और चीन, फिर इसका सी पैक से ताल्लुक नहीं। सी पैक से अलाइड जो मनसूबे बनने हैं सब सूबों को चाहिए कि वो चीन के साथ तावन करें या अमेरिका से लेकर आए या किसी और मुल्क से लेकर आए। इन्वेस्टमेंट ढूंढना अब हर सूबे का काम होना चाहिए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो, मैं नहीं कहता कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस ठीक नहीं थी, उनकी प्रायोरिटी पहले कानून साजी थी मिसल उनकी। इनकी प्रायोरिटी अपने आप को कंसोलिडेट करने की थी, अपनी लड़ाई थी कराची की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अपनी थी। अब उन्होंने ऐलान किया कि हम ये काम करेंगे। तो भाई ये जो जब तक प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आती, कागजात में की हुई तरक्की जो है ना, वो तरक्की ना भी हो, आपने कानून साजी कर ली है, अभी जो वो भी नहीं की है, जो करेंगे तो उसको इतना डिले नहीं कर सकते। पहले 8-10 महीने के बाद जब परवेज़ खट्टक आए थे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी अब हम चाहते हैं कि कोई काम जो गलत ना हो, हम कानून साजी कर रहे हैं। भाई अब तो 3 साल गुजर गए ना। ठीक। तो मेरा ख्याल में अगर ये शहबाज शरीफ इनिशिएटिव लेकर अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को बुला रहे हैं, आप उसे ना सी पैक से जोड़ें ना, इसका मतलब ये लें कि कोई पंजाब को नवाजा जा रहा है, वो चूनिया में अपनी क्यों ना लगाएं। अब अगर वो अमेरिका से ले आए तो कोई इतराज़ नहीं है, ठीक, वो ले आए चीन से तो इतराज़ पैदा हो जाता है। सी पैक जो है वो 3 करोड़ वो बन रहा है भाई, तेज़ी के साथ बन रहा है। और बात यह है कि जंगलों बियाबानों में गुजरने वाला प्रोजेक्ट से पहले चीन भी इंटरेस्टेड होगा कि हमें पहले बंदरगाह तक पहुंचाओ। बिल्कुल ऐसा। तो जो बनता जा रहा है वो बना, जो बने हुए वो बने हुए हैं, लेकिन जो नहीं बने उनको बनना पड़ेगा और उसी का फ़ायदा पूरी कौम को पहुंचेगा। और यकीनी तौर पर जब यह मनसूबा पूरा मुकम्मल होगा, उसकी रफ्तार तेज़ है लेकिन उतनी तेज़ नहीं जितनी तेज़ इसकी होनी चाहिए थी। और उसका वजह यही जो है, रोज़ का एक बयान पता नहीं अमेरिका दलवाता है या अमेरिका जो खुद ये सपोज कर लेते हैं कि अमेरिका की हमायत करनी है तो ये बातें की जाएँ या ना की जाए। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो कई बातों पर रियलाइज़ करती है, आगे बढ़ती भी है। सिंध की हुकूमत बोलती नहीं है, लेकिन ये कुछ बयानात आते हैं, ये सियासी बयानात हैं, काम आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल में चीन भी मुतमिन है कि कोई मसाइल नहीं है सियासी तौर पर जो उन्हें पाकिस्तान में फेस करना पड़े। एक खबर ये है कि हमारे रेंजर्स की जो एक रूटीन मीटिंग होती है पंजाब के बॉर्डर पे होती है, पंजाब रेंजर्स की और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की मीटिंग हुई है। उन्होंने एग्री किया जी सीज़ फायर की वायलेशन ही की जाएगी। सीज़ फायर की वायलेशन ना करने का माहिदा तो बहुत दिन पहले हुआ था, उसके बावजूद दिल करता है हम उससे वायलेट करना शुरू कर देते हैं। हमसे मराद है कि वो और हम दोनों मिलकर वायलेट कर देते हैं। तो अब ये माहिदा फिर हुआ है, फिर इस बात पे गुफ्तगू हुई है। एलओसी पे तो उसकी फौजें अलर्ट हो गई हैं। एक तरफ ये मुज़ाकरात, वो एलओसी फौजें अलर्ट हो गई हैं, लेकिन साथ ही वो अलर्ट तो हुई हैं कि उन्होंने अपने बॉर्डर सील करने हैं। कि वानी के वाक़यात के बाद उन्हें डर पैदा हुआ होगा कि पाकिस्तान से उनके हमायत करने वाले लोग दाखिल ना हो जाएं और करें ना, वो अलर्ट करें। लेकिन अगर वो क्रॉस बॉर्डर कुछ काम करना चाहेंगे तो ये बहुत तशवीशनाक बात होगी, जो हमें पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और नतीजे के तौर पर सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जाती है, ठीक नहीं होती इस मामले में। जी बड़ी खबरें यही हैं जी, बाकी छोटी छोटी खबरें हैं। और मिसाल के तौर पर कि वहाँ दल्लतों ने, हम दल्लत ही कहते हैं, यहाँ लिखा होता है। मैंने एक उनकी खातून पार्लियामेंटेरियन को इस और तरह बोलते देखा, दल्लतों कहा या क्या कहा उसने, बोलते देखा है। मैं इस पर श्योर नहीं हूँ कि शायद हमारे यहाँ लफ्ज़ दल्लत राइज हो गया है। अंग्रेज़ी वाले दिल्लत लिखते हैं, आई के साथ लिखते हैं। असल सूरत हाल क्या है ये मैं किसी को चेक करूँगा, किसी हिंदी के माहिर से पूछूंगा कि असल लफ्ज़ क्या है। उन्होंने किया कि गायें बाड़ों से निकाली, गायें ज़िबा नहीं की, काट के बड़े अहम लोगों के घरों के सामने फेंक दी। इसके लिए फेंकी और रिएक्शन पैदा हो गया है।
दलितों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ वो जहाँ इम्तियाजी सलूक किया, आज उसके बारे में डिटेल भी कही है कि इतने 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 कार्रवाइयाँ हुई हैं और कार्रवाइयाँ की जाती हैं उनके बारे में। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है, और उधर वो अपने लगा हुआ है इस काम के लिए कि वो किस तरीके से कोई 4 जहाज़ वो जासूसी के अमेरिका से ले रहा है, कोई 30 के करीब वो कोई मिसाइल ले रहा है फ्रांस से, कुछ इस तरह के बात है। अच्छा, हमने मुशर्रफ की जायदाद की कुर्की के भी आर्डर जारी हुए थे। अब कोशिश करें मालूम किया जाए उसका वक्त की जायदाद है कितनी, कहाँ है, मौजूद भी है कि नहीं है, या सारी ले गया और खा गया, और हमने उसे सब कुछ ले जाने की इजाज़त दे दी हुई थी। अब वो उसके खिलाफ बैठे डोल पीट रहे हैं, सांप निकल गया, अब बैठ के लकीर पीटा कर वाली बात जो होती है वो सूरत हाल पैदा हुई है जी। तुर्की के हालात भी वही है, पकड़ा जा रहा है, पकड़े लोगों को, सहाफ़ियों को, सारे हुए हैं, वो खुशगवार बात नहीं है जी। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं, फतहुल्लाह गोलन के भी बोधकर थे और तैयब अर्दवान की हुकूमत के बड़े कायल थे। अब उनके लिए बड़े मसाइल भी पैदा होते हैं, वो क्या करें क्या ना करें। कयास की तरफ नहीं जा रहे तुर्की वाले, कयास की तरफ से जा रहे हैं। बहरहाल यही खबरें जी, बारिशें भी हो रही हैं, बारिशों का है। एक वो हमारी प्रॉपर्टी का मसला जो है कि प्रॉपर्टी अगर कोई 1 करोड़ की है तो कागजात में 12 करोड़ की ज़ाहिर की जाती है। तो हुकूमत ने इस पर हाथ तो डाला था, लेकिन मालूम हुआ कि ये इस इन्वेस्टमेंट का ये तरीका जो है ये तो बड़े अहम लोगों का है, और अगर इस पर हाथ डाला जाए तो अहम लोगों को जद में आते हैं। दूसरी बात ये भी देखी गई कि अगर इस पर हाथ डाला जाए तो इन्वेस्टमेंट जो आ भी रही है वो भी नहीं आएगी। ठीक। तो अब मसनूई एक्टिविटी सी दौलत की गर्दिश की एक एक्टिविटी तो हो रही है ना जी। दौलत का गर्दिश करते रहना भी जो है ना माशी तरक्की के लिए बहुत जरूरी हुआ करता है। हाँ, वो तरक्की जो कारखाने बनते हैं, घर बनते हैं, वो उसके हटके ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो करता है। और अगर इन ज़मीनों पर कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन के ज़रिए तो कहा जाता है कि कोई 22 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको बेनिफिट मिलता है। तो मेरा ख्याल में पहले ये काम बहुत लंका कर दिया आपने। अब ऐसा ना कीजिएगा कि लोगों के लिए घर बनाना जो है ना नामुमकिन हो जाए। आप कर्ज तो फ़ौरन देते नहीं हैं, कर्ज तो उस वक्त देते हैं जब आदमी जो है बूढ़ा हो जाता है, और फिर कहते हैं आप कर्ज ले लो, मकान बनाओ। बूढ़ा ही हो जाना वाली बात हुई ना, देर उम्र से जब गुजर जाता है तब वो कर्ज लेने की पोजीशन में पहुंचता है। बस यही खबरें हैं बड़ी, और इसी के साथ मेरा बिल्कुल नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसाइट का जो हमारा सेगमेंट है उसे शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइट। जी मीर साहब, आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल थे जी पिनार ट्रेम्बले का आर्टिकल है कि मस्जिदों को किस तरह इस बगावत को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा। कि जब यह बगावत हुई तो इमामों को कह दिया गया, मस्जिद के जो कि सरकारी कंट्रोल में होते हैं उसको दीनियात का महकमा कहते हैं, दीनियात। तो उनको कहा गया कि आप जो है नमाजें सलात अदा करें, यानी कि उसके लिए आमतौर पर जो अजानें दी जाती हैं ऐसे मुश्किल के वक्त में, तो ग़ालिबन उन्होंने अजानें देना शुरू की होंगी, और अजानें देने का मतलब और फिर नमाजें भी अदा की होंगी कि अल्लाह इसको हमारी मुश्किल से करे। तो जब अजानें देना शुरू की तो पूरे तुर्की में गोया साथ ये पैगाम भी नशर हो गया कि आप निकलें और निकल कर इन बागियों का रास्ता रोकें। तो मस्जिदों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया उससे ये है कि ये जंग के दौरान आमतौर पर इस तरह की नमाज़ें अदा की जाती हैं, तो उसको उनको मिला। उनका जब फ़ज़ाओं में तैयारे F-16 घूम रहे थे उस वक्त जब अजानें चल रही थी तो उन्होंने कहा कि इसके कुछ 1-2 मनफी असरात भी हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जमहूरियत और जहाद को एक कर दिया जाए। अच्छा। दीन और सेकुलर जमहूरियत एक बन जाए। लोग समझे कि दीन के नाम पे मलजूम है, दीन के नाम पे लोग आगे समझे यार जिन जमहूरियत का नाम लेते हैं असल में तो ये इनका काम जहाद है, दूसरा काम है। और दूसरी बात है कि जब अजानें हो रही हैं और लोग अल्लाह अकबर निकलता है तो लोग भी नारा तकबीर लगाते हैं बाहर, यही होता रहा। तो उन्होंने कहा कि इसके रिजल्ट ये भी हो सकता है कि वहाँ के लोग जो है ना वो अजान को बगावत के मुतरादिफ समझें, और ये कि फ़ौजी बगावत हो जाती है अजानों के। तो ये नेगेटिव असर बनाए हैं, लेकिन इससे मालूम हुआ कि किस तरह उन लोगों ने इन अदारों को इस्तेमाल किया है बगावत को कुचलने के लिए। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने तो बड़ी गलती की, पहले मस्जिदों पे कब्जा करती। मस्जिदें थोड़ी हैं वहाँ, 1 लाख से कितनी से ज़्यादा हैं सिर्फ अनकरा में। लेकिन जो लोग बाहर आए थे वो सिर्फ 1-1.5 लाख लोग थे और 80 मिलियन की उनकी आबादी है, और इतनी आबादी है उनकी। तो दूसरी चीज़ जी है कि गोलन फैक्टर यानी के हवाले से मयान जैफर हॉफमैन का आर्टिकल है कि गिरफ्तारियाँ हुई हैं 16 जुलाई के बाद गोलन के लोगों की, और बहुत से लोगों को पकड़ा गया है।
काउंसिल ऑफ पीस इन होमलैंड, जी। एक इस नाम का अदारा था जो वहाँ खुद काम कर रहा था। अच्छा, ये कमालिस्ट स्लोगन है कि पीस एट होम, पीस इन दी वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि इससे ये तासुर मिलता है कि शायद कमालिस्टों ने इस नारे को इसलिए इस्तेमाल, गोलन के ये कहा जाता है कि नाम से वहाँ एक तंजीम है, गोलन की अपनी नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तंजीम का ये नाम ये बताता है कि कमालिस्टों ने शायद फतेहुल्लाह गोलन के लोगों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया है कि वो बगावत की तरफ आएँ। अच्छा। तो ये तय करना कि फतेहुल्लाह गोलन के लोग हैं या कमालिस्ट पीछे हैं, ये बात भी तय नहीं होती, क्योंकि फतेहुल्लाह गोलन के लोग तो फिर भी दीनदार लोग हैं, बड़े पक्के दीनदार लोग हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी जहाज़ों की प्रवास, उन्होंने कहा वो कहते रहे हैं कि जब होती थी तो ये कहते थे कि टैक्स दहिंदगान के पैसे इस काम के लिए तो खर्च ना किए जाएं, कि उनकी फतेहुल्लाह गोलन के बारे में अमेरिका में भी एक कैंपेन चल गई है कि ये हमारे पैसों से बैठा हुआ यहाँ सब कुछ कर रहा है, ये कर। उन्होंने कहा ये गांव में बैठा हुआ, एक देहात में बैठा हुआ, पेंसिल्वेनिया, छोटा सा कमरा है उसका, वो क्या कर सकता है कि अब यहाँ लिखा गया कि उसके मोहल्लात से ये करता है, मोहल्ला छोटा सा कमरा है उसका, 2 कमरों जिसमें रहता है। उन्होंने कहा कि अब तहकीक होनी चाहिए अर्दवान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले, अर्दवान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कि गोलन के नेटवर्क ने कुछ। अच्छा, उन्होंने कहा ये इसने लिखा है, दूसरे एक और आर्टिकल है तुर्की पर एक कॉलम, जिसमें इसने लिखा है हमारे आमर खाकवानी ने पहली बार खुल के कहा है कि तैयब अर्दवान ठीक नहीं कर रहे। अच्छा। चलो मैं उसका बड़ा बद्दा था, ये है मुद्दा हूँ, लेकिन ये इसकी आड़ में जो डिक्टेटरशिप को नाफिज करना चाहते हैं और जमहूरियत को सबताज करना चाहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है और ये ठीक नहीं है। ये इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाना कि इन्होंने कहा था कि अदारों में नफूज करो, और ब्यूरोक्रेसी में भी और स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, उन्होंने कहा ये क्या है। अखवान भी ये करती थी, पाकिस्तान में जमात इस्लामी भी ये करती है, उनकी जमीयत तलबा भी मौजूद है, लेबर में भी काम करते हैं, डॉक्टरों में काम करते हैं, इंजीनियर में भी काम करते हैं। ये तो एक जहनों को बदलने का एक तरीका है, इसको गलत ना समझा जाए। इस मामले में जो अर्दवान की पॉलिसियाँ थी, ख़ासतौर पर जब तुर्की स्कैंडल के बाद, तो कहीं ने कहा कि मैं पहले भी उन पर गिरफ्त करता रहा था कि वो ज़्यादा सख्त हो रहे हैं और इस तरह के काम जो हैं वो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होंगे। ओवरऑल जिस इस्लामी कल्चर को आप लाना चाहते हैं, हो सकता है कि उसके साथ वो भी बदनाम हो, लेकिन इसकी बात उन्होंने कहा कामयाबी जो है वो किसी बहस से बालातर है। तुर्की की जो अर्दवान के हुई वो बिल्कुल हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी शमाती शख्सियत को अगर अब आप आमरीत के लिए इस्तेमाल करना चाहा तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। और जवाब में जो एक लगता है कि एक तरह की इंतकामी जारहाना हिकमत अमली जो है ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ अभी तक ये अर्दवान के बारे में गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल हुआ करता है और हमारी हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं, कोई शक नहीं है इसमें, इस हुकूमत के साथ हैं। फतेहुल्लाह गोलन से भी लोग हमदर्दी रखते हैं, उनको जानते हैं, उनको पसंद करते हैं, लेकिन ये कि इनका कहना है कि उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ था। इनका कहना है कि नेटवर्क जो है वो नेटवर्क तो इस्लामी मजाज बनाने के लिए बनाया जाता है, उनका कहना है ये हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए था। तो ये सारी बहसें जो है, तुर्की जिस मुश्किल में गिरफ्तार है और हमें भी गिरफ्तार कर दिया है, ये कोई आसान काम नहीं है जी। अच्छा, एक आर्टिकल और मुझे मेरे सामने है, टेररिज्म कुड ड्राइव यूरोप इनटू द आर्म्स ऑफ द फार राइट। अच्छा, जर्मनी में भी वो इलेक्शनों में कुछ शिकस्त हुई, एक नई पार्टी है वो ली पेन, जो फ्रांस में भी है वो भी ताकत पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बगावतें पहले भी फ्रांस इन इलाकों में हुई थी 70s और 80s में, जबकि लेफ़्ट की मूवमेंट्स के ख़िलाफ़ यहाँ एक अपराइजिंग हुई थी। वो लेफ़्ट की हुकूमतें जो थी वो इस तरह के टेररिज्म में काम करती थी, वो लिबरल जमहूरियत को लपेटना चाहती थी। है ना, अब ये दाइश किस्म के लोग जो हैं कहते हैं लिबरल जमहूरियत अगर लपेट दी जाए तो उसके नतीजे के तौर पर वो अपनी असूलों पर हुकूमतें गोया कायम कर सकते हैं। वो बैठे हुए खिलाफत उन्होंने कायम कर रखी है शाम में, वो दुनिया पर इस तरह का निज़ाम कायम करने के ख्वाब देख रहे हैं। तो रिजल्ट के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो बंच ऑफ डेस्परेट बारबेरियंस हैं ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके रिएक्शन के तौर पर राइट विंग की जमातें, राइट विंग से उनकी मुराद होती है वो इंतहा पसंद, ली पेन वगैरह और ये सारे लोग हैं, जहाँ ट्रंप वगैरह। उन्होंने कहा उस वक्त मगरबी जमहूरियतों ने ये कम्युनिस्टों के जो इनकलाबात की बात थी सुनी नहीं। सुनी क्यों नहीं? इसलिए नहीं सुनी कि वो समझते थे कि रूस उस वक्त सर जंग जारी थी, वो नहीं समझते थे कि कम्युनिज्म जो है कोई ऐसी चीज़ है जिसकी खातिर हम अपनी आज़ादी की कुर्बानी दे दें। लेकिन आज उनका आना और आइंदा इलेक्शन में आ जाना इंतहाई दाएं बाजू के लिए एक तरह का नुकसानदेह साबित हो सकता है और इस पर हमें नज़र रखनी चाहिए जी। एक आर्टिकल जी, ये तो मैं बाद में देखता हूँ, ये अच्छा आर्टिकल है, लेकिन इससे पहले आयशा सदीका जो है उसने एक आर्टिकल लिखा है कि
ये जो है जो आज़ादी की जंग है कश्मीर में, ये बड़ी एक तरह बेमानी चीखें हम सुनाई देती हैं। ये बड़ी आज़ादी की जंग, इसको इस तरह रखना चाहिए। उन्हें कि वो जो अब बच्चे बड़े हुए हैं, ये तो 90s में जब कश्मीर में बगावत शुरू हुई और आगाज़ हुआ, उस वक्त इनमें अक्सर पैदा ही नहीं हुए होंगे, या पैदा हुए होंगे तो अभी आंखें खुली होंगी, पाँव चलने लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने देखा क्या कि अपने आप को जबर की कैफियत में देखा है कि वो भारतीय फ़ौजों के जबर के नीचे परवान चढ़ रहे हैं। इससे उनके यहाँ रद्द-ए-अमल पैदा हुआ है, उनकी बड़ी तज़हीक की गई और उन्हें बड़ी हर तरह से तंग किया गया। उन्हें कौमी सलामती रियासतें कुर्बानियाँ देती हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे सिनकियांग हो, चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो। लेकिन हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान की जंग के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि वो रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। इसको एक इस्लामी जंग के तौर पर पेश किया गया, तो नतीजे के तौर पर फ़लस्तीन और कश्मीर की जंग भी इस्लामी जंग में बदल गई। उसको भी उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। हमें चाहिए कि इसे इंसानी हकूक़ की जंग बना के पेश करें। अगर हमने इससे तहज़ीबों का तसादम बना के पेश किया तो शायद इससे हमें नुकसान पहुँचेगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आमतौर पर बयान किया जाता है, और इस तरह उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मतलब जवात दावा जितना भी दर्द रखती हो, लेकिन जब उसको दुनिया के सामने पेश किया जाता है तो कहा जाता है कि गोया दहशतगर्द इकट्ठे हो गए या आ गए या कर रहे हैं। अच्छा भाई, ये तो कोई कसूर नहीं है, जो लड़ेगा अपने अदा से लड़ेगा, आपसे पूछ के थोड़ा लड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। और एक आर्टिकल अब ये मुझे अच्छा लगा है, बल्कि ज़रूरी आर्टिकल है कि अमेरिका इग्नोर्स पाकिस्तान एट इट्स परल। ये हमारे मुकेन साहब नहीं जो सेनेटर आए थे चेयरमैन, उनका आर्टिकल है कि मैं अफ़गानिस्तान गया, फिर पाकिस्तान आया, और वज़ीरिस्तान के हवाले से जब वहाँ गए तो उसका लगा कि वहाँ इन्होंने जहाँ असला तैयार होता था, जहाँ कत्ल व गारत गरी होती थी, ये मुश्किल जगहों पर जाके देखा, इन्होंने सारी जगह ख़त्म कर दी हैं और डिमोलिश कर दी हैं। और उन्होंने कहा कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अमेरिका ने भी इग्नोर किया हुआ है पाकिस्तान को, और उसकी जो भी वजूह हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे तो हम जंग नहीं जीत सकते। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका मिलकर ही इस खत्ते में कोई पॉलिसी हिकमत अमली तय कर सकते हैं जो जंग के लिए ज़रूरी हो। अच्छा, अब ये थिंकिंग वहाँ अमेरिका में पैदा होनी शुरू हुई है, भारत की इतनी लॉबी के बावजूद भी, कि पाकिस्तान को इग्नोर करके आप अफ़गानिस्तान में कुछ, उन्होंने कहा हमने हमेशा पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के प्रिज्म या अफ़गानिस्तान की आंख से देखा है, यूँ कह दीजिएगा। और ये जो है कुछ ऐसी बात है जिस पे हमें, उन्होंने कहा हमने उन लोगों को रोकना है कि इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में ये टेररिज्म पैदा ना करें। इंडिया भी साथ आ जाता है ना सारा, तो हमें इंडिया के नाम से नहीं चढ़ाए ना। तो हमारा इसमें सियासी अज़म होना चाहिए कि ये लोग बॉर्डर के पास चले जाते हैं, फिर उधर कार्रवाइयाँ करते हैं, हक़ानी नेटवर्क। और दूसरी बात यह है कि इसके पीछे उनका फ़ौज वहाँ और काम भी कर रही है, सड़कें तामीर कर रही है और अदारे बना रहे हैं, स्कूल कॉलेज बना रहे हैं। ये काम पहले होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम इस बात को अच्छी तरह समझें कि पाकिस्तान को हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में ख़ित्ते की बेहतरी है, और ख़ित्ता बेहतर सूरत हाल में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। जी, एक आर्टिकल और भी है, द राइजिंग आयर अगेंस्ट दलित से। इंडिया में ये अकल पटेल का आर्टिकल है कि इंडिया में दलितों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो गैर मामूली हैं। दलितों के अदाद शुमार तो उन्हें अवेलेबल हैं। इकनॉमिक्स टाइम में गुजरात में 2015 में सिर्फ 183.3% केसेस 6655 दलितों के ख़िलाफ़ हुए हैं। हर सूबे का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, बिहार का, सब का दिया। उन्होंने कहा मुसलमानों के बारे में अदाद शुमार मौजूद नहीं है इस तरह के। अगरचे जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में सच्चर रिपोर्ट थी, उसमें यही कहा गया था कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलितों से भी ख़राब है। उन्होंने कहा दलितों को तो कानून के अंदर एक प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन हम लोगों को, मुसलमानों को लिए तो कानून में ऐसी कोई गुंजाइश रखी भी नहीं गई है, जिसकी वजह से ये हालात। और ये भी बताया गया कि मसलन पाकिस्तान में कहते हैं कि ये हम ब्लैस्फेमी का लॉ है। इसमें उन्होंने रिपोर्ट दी कि सन 26 से लेकर 85 तक इस कानून के जो पहले भी एग्जिस्ट करता था सिर्फ 7 केसेस आए हैं, लेकिन सन 86 के बाद ये 25 सालों में 1085 केस आए हैं। ये क्यों बढ़ गए? ज़ियाल हक फ़लाँ, ये वो कानून बन गया, ये हदूद फ़लाँ ब्लैस्फेमी, तो इसकी वजह से बढ़ गए। और इसमें ज़्यादा केसेस जो ऐसे हैं जो ईसाइयों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ईसाइयों के ख़िलाफ़ शायद इसका कम हिस्सा है, या गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ इससे भी कम हिस्सा है। ज़्यादा कानूनी जिसमें मुसलमान भी पकड़े गए, बकौल इनके अहमदी भी पकड़े गए, और बहुत से लोग इससे पकड़े जाते हैं। तो कहना इनका यही है कि हिंदुस्तान में दलितों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस पर हमें गौर भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान में ये कानून जो है उसके जो असरात हो रहे हैं
उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और उसका भी मफ़हूम समझने की बहुत हमें चाहिए कि उस पर भी गौर करें। और यही आज के आर्टिकल हैं जी इम्पॉर्टेंट, जिसमें ख़ास तौर पर तुर्की पर, कश्मीर की सूरत हाल पर, इंडिया की सूरत हाल पर और जो यूरोप पे इम्पैक्ट हो रहा है तारकीन वतन का और जिस तरह हम हैंडल कर रहे हैं उसके नतीजे में वहाँ जो कुछ आ रहा है ये देखना बात। तुर्की का ये आर्टिकल कहना है कि अजान के साथ लोग किस तरह अपने आप को अफिलिएट करते थे और अब उनका गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं जिन मामलों ने साथ दिया है। तो ये सारी वो किस्से हैं, वो कहानियाँ हैं जो हम आम तौर पर हमारे यहाँ इग्नोर होते थे। ये हैं आज के बड़े आर्टिकल जिसका मैं जिक्र करना चाहता था। जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपना आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और टेलीफोन लाइन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं दोनों, मुनीफ फारूक साहब होस्ट भी हैं और हाफिज़ तारिक महमूद साहब डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। हैंड इट ओवर टू यू मी साहब। जी, दोनों हमारे मेहरबान बहुत तजिया कर सकते हैं सूरत हाल पर। ख़ासतौर पर कराची पे बात करना चाह रहे हैं। वो कामिल शाह चले गए, ये आ गए, लेकिन हमारी जो सेनेट कमेटी में कहा गया कि इनको फंडिंग कहाँ से होती है, 3 मुल्कों का नाम लिया गया है, जिससे मसला और भी इम्पोर्टेंट होता जाता है और लगता है कि शायद बहुत ही गंभीर किस्म का मामला है जिसको देखना चाहिए। और वहाँ फ़ौजियों की भी किलिंग हुई है कराची में। तो इस पर तजिया करते हैं। मेरा पहले मैं हाफिज़ तारिक साहब से करता हूँ बात, क्योंकि ये कराची से, फिर मुनीब से आते हैं कि वो इसको क्या राय लेते हैं। जी हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे आप कराची की सूरत हाल पर? सारी जो नक्शा है हमारे पास अब 3 मुल्कों के नाम आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन के हवाले से आप गुफ्तगू कर, लॉ एंड ऑर्डर और जो कराची में तब्दीली आई, दोनों सूरतों के बारे में। देखें, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ना, वो हमारी कौम उसको बिल्कुल टेस्ट मैच के मामले की तरह देखती है। अगर लॉर्ड्स का टेस्ट जीत जाते हैं तो कहते हैं जी कि बहुत अच्छा काम कर दिया, और अगला टेस्ट हार जाते हैं तो कहते हैं बहुत बुरा काम हो गया। बिल्कुल कराची के लॉ एंड ऑर्डर के मामले को भी उसी तरीके से हमारा मीडिया देखता है कि अगर एक वाकया होता है तो हमारे जो बयानात हैं, चीजें हैं, वो उस तरह से आती है कि जी दहशतगर्दों ने फिर सर उठा लिया है, वो तमाम चीजें ठीक हो गई हैं। और अगर थोड़ा सा अमन होता है, चाहे वो महीने भर का सुकून हो, तो हम जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जो चीजें हैं उसको ऐसा बयान करते हैं जैसे पता नहीं क्या मामला है। ये बिल्कुल जब अमजद साबरी का मामला हुआ था, जब भी हमारी गुफ्तगू हुई थी कि खुदा न खास्ता जिस तरह का ये वाकया हुआ, ये पहला और आखिरी वाकया नहीं है। इस किस्म के वाकये जो है वो तवातुर के साथ होते रहेंगे। और जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं, यानी पाकिस्तान जिस जंगी सूरत हाल के सामने में, उसमें जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो इस किस्म की कार्रवाइयां करते रहेंगे, वो अपनी एग्जिस्टेंस को शो करते रहेंगे। तो कराची में अब ये फौजियों का पर हमले का मामला हुआ, ये 8 माह कबल आपने देखा कि इसी तरीके का मामला एक और भी हुआ था। ये वाकयात उस तरह के हैं जिसमें दहशतगर्द या जो भी दहशतगर्द ग्रुप हैं वो ये तासुर देते हैं, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और ये बताते हैं कि उनकी कार्रवाइयां हैं। हम उसको इस तनाजुर में देखते हैं कि जी रेंजर्स के इख्तियारात नहीं थे तो ये मामला हो गया, फलानी चीज नहीं थी तो ये मामला हुआ। अगर आप देखें अमजद साबरी साहब का जिस वक्त कत्ल हुआ तो उस वक्त रेंजर्स के पास इख्तियारात थे। जब चीफ जस्टिस साहब का बेटा अगवा हुआ तो उस वक्त रेंजर्स के पास इख्तियारात थे। तो ये मामला रेंजर्स इख्तियारात या पॉलिटिकल मामला नहीं है। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जब तक हम बेसिक्स को ठीक नहीं करेंगे, जब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, जब तक अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर नहीं बनाएंगे और जब तक जो है ये दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं होगा, इस किस्म के वाकयात कराची में तवातुर के साथ रुनुमा होते रहेंगे। अच्छा, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो चेंज आई है वहाँ पॉलिटिकल, इसके कोई मीनिंग है या ये एक रूटीन का मामला था? नहीं सर, ये इसके बहुत ज्यादा असरात भी होंगे और इसके मीनिंग भी हैं। अच्छा, इस पर मैं अलग आपसे बात करता हूँ। पहले मैं मुनीफ फारूक साहब से बात कर लूँ, उनसे मैं इसी मसले पर जिस पर आपने गुफ्तगू की है, कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वो क्या कहते हैं, फिर हम कराची की तब्दीली पर आएंगे, उस पर बात करेंगे। जी मुनीफ साहब, आप क्या कहते हैं इस मसले पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सर गुजारिश ये है कि जैसे आबिद साहब ने भी फरमाया कि एक तो हमारा थोड़ा सा नेशनल कैरेक्टर भी बन गया है। हम
चीजों को बड़े ही सिंपलिस्टिक वे से बड़ी ही अपनी तरफ से जो हमें सूट करे हम उस तरह से उनका तज्जिया करते हैं या उनको इंटरप्रेट करते हैं। अब गुजारिश ये है कि जिस तरह कराची के लॉ एंड ऑर्डर में हालात रहे हैं, अब से नहीं है, मतलब हम तो हमेशा से देखते आए हैं, हाफिज साहब बेहतर इसको समझते हैं, वहाँ के रहायशी भी है कि आजकल कम से कम अगर आप उसकी सिचुएशन को देखें तो एक तो बड़े कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिससे बहुत ज्यादा तशवीश भी होती है कि चलिए रेंजर्स आज बड़ा कामयाब ऑपरेशन वहां पर हुआ है, लेकिन अगर आज आप रेंजर्स को पुल आउट कर लें और वहां पर रेंजर्स इफेक्टिव ना हो या उनके पास इख्तियारात ना हो, तो जिस तरह बरसात में वो बरसाती कीड़े बाहर निकल आते हैं, इसी तरह आज वहां पर दहशतगर्द और जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो बाहर आके काम करना शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि शायद वो जो ऑपरेशन होता रहा पिछले 2.5-3 साल में उसका कोई फायदा नहीं हुआ और ये लोग भागे जरूर थे लेकिन ये दोबारा रीग्रुप कर गए। एक तो ये एलिमेंट है जो मौजूद है जिसमें पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस लाने की भी जरूरत है, कुछ सियासी तरीके जो जिस तरह से वहां पर सियासत होती रही है उसको तब्दील करने की जरूरत है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स हैं उसको मुकम्मल तौर पर उनको खत्म करने की जरूरत है। एक तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको हमें समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्राइम तो एक ऐसी हकीकत है जो कि सिर्फ पाकिस्तान से उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि आप दुनिया में देखें, आप भी माशाल्लाह दुनिया देखे हैं, आपने भी, कि इंग्लैंड के अंदर अगर आप जाएं, इनफैक्ट मैं आपको कहूं कि अगर आप लंदन के अंदर चले जाइए तो वहां पर आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको बड़ा रफ एरिया समझा जाता है और आज भी वहां पर जगह जगह लिख के लगाया गया है कि वहां पर आप वेल लिट एरियाज के अंदर जाएं, रात को सड़कों में मत घूमिए क्योंकि वहां पर ये मगिंग हो सकती है, वहां पर लोग आपको खामखा पकड़ के फ्रिस्क कर सकते हैं, आपसे कुछ चोरी चकारी भी वहां पर हो सकती है। तो ये तो बड़ी कामयाब और बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक का भी मसला है। कराची के जिस तरह के हालात और डायनेमिक्स हैं इसमें बड़े लॉन्ग टर्म प्लानिंग और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जब तक वो नहीं आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन पर अमल नहीं होगा, एकदम कराची के अंदर कोई तब्दीली आ जाना, कोई मैजिक स्टिक तो किसी के पास है नहीं। और जिस तरह हाफिज साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जो वहां पर हालात बनते रहते हैं, अब जिस तरह अनफॉर्चुनेट था कि जिस तरह अमजद साबरी साहब का वाकया हुआ, चीफ जस्टिस साहब के बेटे का हुआ, ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, मतलब वन ऑफ इंसिडेंट जरूर है लेकिन ये कोई पहली आखिरी मर्तबा नहीं है। आई एम सॉरी, ये होते रहेंगे ऐसे वाकयात, क्योंकि अभी भी इतना बड़ा शहर है, इतनी वहां पर हर तरह के लोग हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो छुपे जरूर हैं, भागे जरूर हैं, उनको खदेड़ा गया है उनके नेटवर्क्स को, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हाफिज साहब, दूसरा हिस्सा जो है, जो तब्दीली जो सिंध गवर्नमेंट में आई है, क्या इनका ताल्लुक कुछ इन मामला से है? उसका कोई इम्पैक्ट होगा? क्या क्या सूरत है, आपका क्या एनालिसिस है? तो मैं एक जुमला जो मुनीर साहब ने जो फरमाया उसके हवाले से ये और कहूँगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये रेंजर्स के ऑपरेशन की वजह से जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, वो सरफेस से जरूर हट गए हैं, लेकिन जितना असलहा आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, आपने बहुत तवील अरसा कराची में गुजरा है और कराची की गलियों में जिस वक्त असले की भरमार होती थी वो आपने खुद अपनी आंखों से उसका मुशाहिदा किया होगा कि वो जब से ऑपरेशन हुआ है शायद 10% असला भी इस पर नहीं पकड़ा गया। और जितने जो नामी गिरामी दहशतगर्द थे, चाहे वो लिसानी तंजीमों से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो फिरका वाराना तंजीमों से ताल्लुक रखते हो या कोई और उनका ताल्लुक हो, तो उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद वो यहाँ से रुपोश हो गई। और ये बिल्कुल मुनीर साहब ने सही जानिब निशानदेही की है कि जैसे ही ये बात होती है कि रेंजर्स को पुल आउट करते हैं, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम खत्म होते हैं, तो सूरत हाल वर्स्ट होगी और ये सब लोग एक मरतबा फिर उसी तरीके से अवाम का जो है लूटने के लिए और अवाम का खून नचोड़ने के लिए एक मरतबा यहाँ पे आपको मौजूद नजर आए। जो आपने पॉलिटिकल चेंज की तरफ निशानदेही की, उसके दो एस्पेक्ट है मैं ये देखता हूँ। एक तो पीपल्स पार्टी आखिरी जो 1.5 साल का अरसा बचा है उसके अंदर एक सोच ये है कि एक एनर्जेटिक वजीर आला हो जो कि डिलीवर कर सके और जो बहुत सारी बातें कायम अली शाह साहब के हवाले से हो रही थी और गवर्नेंस के हवाले से हो रही थी। पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि दो उनके ऊपर बहुत संगीन नौयत की चीजें हैं, एक करप्शन और दूसरी बैड गवर्नेंस।
तो उसको दुरुस्त कर सकें। और दूसरा मैं आपकी तरफ इस जानिब इशारा करूं कि मुराद अली शाह साहब ज्यादा हार्ड स्टांस रखेंगे एज कम्पेयर टू कायम अली शाह टुवर्ड्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और टुवर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट। जो बहुत सारी बातें कायम अली शाह साहब की वजह से नहीं होती थी, कायम अली शाह साहब उस पर खामोशी इख्तियार कर लेते थे, उनके बयानात नहीं आते थे और मामला होते थे। मुराद अली शाह के मामले में यह मामला आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो जो रेंजर्स का मामला है या फेडरल का मामला है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब के पास काफी अच्छे से फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो 2-3 इशूज जो एनएफसी के हवाले से सिंध की ग्रीवेंसेज हैं और जो सिक्योरिटी रिलेटेड उमूर पे फेडरल ने सिंध गवर्नमेंट को पैसे देने थे, उसके हवाले से भी बड़ा हार्ड स्टांस है मुराद अली शाह का। तो ये दोनों चीजों के ऊपर आपको सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नए चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में ज्यादा आप समझे कि शद्दोमत से होता हुआ नजर आएगा। और बहुत सारे मामला थे जिसमें कायम अली शाह साहब खामोशी इख्तियार कर लेते थे, लीनियंसी आती थी उनकी तरफ से। मुझे मुराद अली शाह की तरफ से वो लीनियंसी नजर नहीं आती और मुझे लगता है कि अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन पैदा होती है जो होती रहती है अमूमन, तो आपको मुराद अली शाह ज्यादा वोकल नजर आएंगे एज कम्पेयर टू कायम अली शाह। ठीक बात है। अच्छा मुनीफ साहब, आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन में जो तब्दीली आई है, ये पीपल्स पार्टी ही का फेस सेविंग है या वफाक और रेंजर्स के मामलात पे कोई अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने की कोशिश है? क्या क्या कैसे नजर आता है आपको जी? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कायम अली शाह साहब, मीर साहब शुक्र कीजिए तब्दीली सिंध में आ गई है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मोहतरमा शहीद ने तो शायद उन्होंने तो शायद पहले रियलाइज कर लिया था कि कायम अली शाह साहब डिलीवरी नहीं दे सकते, तो उन्होंने तकरीबन इनको साल भर रखा था, सीएम पे रिप्लेस कर दिया था मीरानी साहब से। जरदारी साहब ने बड़ा हौसला दिखाया 8 साल कायम अली शाह साहब को। जारी बात है अपने सियासी वफात के लिए उन्होंने इनको चीफ मिनिस्टर रखा सिंध के अंदर, जिसने सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब जो इम्प्रेशन मिलता रहा वो यही रहा कि शायद आसिफ जरदारी साहब के लिए, और मैंने तो कोशिश की 1-2 दफा लिखने की भी इसके ऊपर, कि शायद आसिफ जरदारी साहब के लिए अपने सियासी मफाद से बढ़कर कुछ नहीं है, गवर्नेंस भी नहीं है और डिलीवरी भी नहीं है। शायद ये दोनों चीजें उनके लिए मैटर नहीं करती, वो अपनी सियासत अपने तरीके से करते हैं। अब चूंकि हम कह सकते हैं किसी हद तक कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो पिछले 2-3 साल से शायद अपना ये मुकदमा लड़ते रहे हैं कि सिंध को जरूरत है एक निस्बतन एक नौजवान चीफ मिनिस्टर की, ताकि जरा इंप्रेशन बेहतर हो, डिलीवरी बेहतर हो, गवर्नेंस बेहतर हो। उसका शायद इजहार किया गया है इस तब्दीली से। मुराद अली शाह साहब अपने वालिद अब्दुल्ला शाह साहब की सियासत को आगे लेके चल रहे हैं और शायद उन्हीं की तरह एक अच्छे चीफ मिनिस्टर भी साबित हो। ये बात मैं इससे एग्री करता हूँ कि मुराद अली शाह साहब ज्यादा वोकल हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। जहां तक बात रेंजर्स के साथ या फौज के साथ मामला तय करने की है, एक हद तक वो रेजिस्टेंस जरूर दे सकते हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट को भी देंगे, चौधरी निसार अली खान साहब को भी देंगे, रेंजर्स को भी देंगे जब इख्तियारात की बात आएगी। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि बड़ा डिफरेंट पोजीशन है इस्लामाबाद की और रेंजर्स की व्हेन इट कम्स टू देयर इख्तियारात या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है, क्योंकि रेंजर्स को पता है कि उन्होंने अगर काम करना है तो उनको कुछ इख्तियारात चाहिए। मेन मसला जो अभी तक जिसकी अभी कम से कम मुझे क्लैरिटी नहीं है, शायद हाफिज साहब को हो, कि मुझे तो स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है कि अभी तक क्या सिंध के हवाले से कोई नोटिफिकेशन हो गया है, मतलब कराची के हवाले से कोई नोटिफिकेशन उन्होंने कर दिया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उसका क्या स्टेटस होगा। और जो सिंध के हवाले से रेंजर्स मांग रहे थे इख्तियारात, क्या वो मिलेंगे? क्योंकि रेंजर्स ने वो के कायम अली शाह साहब ने जाते जाते कहा कि जी सिर्फ 4 क्राइम्स है और सिर्फ कराची के हद तक इख्तियार है, जबकि रेंजर्स ने को 2-3 दिन पहले पूरी एक लिस्ट शाया की कि जो उन्होंने रेड्स कंडक्ट किए हैं वहां पर, जो उन्होंने वहां पर कामयाबी हासिल की। तो ये अपने अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब देखना ये है कि मुराद अली शाह साहब कितने डिप्लोमेटिकली या कितने इंटेलिजेंटली इसे हैंडल करते हैं। अच्छा हाफिज साहब, 2 खबरें और हैं जो कराची से रिलेटेड हैं और मुल्क से भी अहम हैं। एक तो हमारे रेंजर्स की ये ब्रीफिंग सेनेट कमेटी को कि साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और लंदन से पैसे आते हैं, किस तरफ इशारा है? एक दूसरी बात यह है कि हमें यह भी देखना है कि ये जो वसीम अख्तर का मसला है या उठा है 12 मई के हवाले से, इसका इस पूरे सिनेरियो में क्या इम्पैक्ट पड़ा है? मुझे जो चारों चीज़ें एक दूसरे से इंटरमिनेंट नजर आती हैं, आप क्या समझते हैं?
हमेशा जो जिन ममालिक की तरफ आपने निशानदेही की, ये रमजान के अंदर भी हमारी एक मीटिंग हुई थी और जिसको आप बैकडोर ब्रीफिंग कह लें, उसके अंदर भी हमें ये बताया गया था कि कराची के अंदर जो बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो बाहर से ऑपरेट हो रही हैं, और उसके अंदर जाहिर सी बात है, मैं खुल के कहूँ तो MKM की तरफ इशारा था कि MKM का जो नेटवर्क है वो साउथ अफ्रीका के अंदर, और उसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो कनाडा के अंदर है, और आपको हैरत होगी कि उसमें बेल्जियम का नाम भी लिया गया और थाईलैंड का नाम भी लिया गया, और ये भी हमें बताया गया था उसके अंदर कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कोशिश कर रही हैं कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको किसी भी तरीके से पाकिस्तान लाया जाए, और उसके हवाले से खासी डेवलपमेंट भी हुई है। उनका कहना यह था कि जो भी जो टारगेट किलर्स के ग्रुप हैं या भट्टाखोरों के ग्रुप हैं वो यहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं, और जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उनकी इंस्ट्रक्शन के अंदर उसके नतीजे के अंदर शहर के अंदर कार्रवाइयाँ होती हैं। तो जो मेजॉरिटी इशारा था वो उसका तो मैं कहूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ था, लेकिन फिर वही नहीं, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे कि जिन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ भत्ते वसूल किए, कुछ और लोगों के साथ भत्ते वसूल किए, और उनका ताल्लुक MKM से हट के भी था। मिसाल के तौर पर लियारी गैंग वॉर के भी कुछ लोग ऐसे थे जो दुबई और साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्रैवल कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका से बैठ के वो लोगों को हिदायत देते हैं। तो इसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही थी, और उनका कहना यह था कि जैसा कि आपने देखा खबरें भी आई कि कुछ लोगों को दुबई से लेके आया गया और वो ला के उनको यहाँ पर मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया, उनकी PITs बनी है, और उसके हवाले से उनकी चीजें सामने आई हैं। जो सेनेट को जो कमेटी को जो ब्रीफिंग है, मैं उसको उसी तनाजुर में देखता हूँ कि इस हवाले से हमारे यहाँ होमवर्क मुकम्मल है, डेटा मुकम्मल है, और जो ग्रुपों के सरगना इन इलाकों के अंदर बैठकर, इन ममालिक में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, उसके हवाले से हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं कि उनको उनके ममालिक को आगाह किया जाए कि आपकी टेरिटरी किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये ब्रीफिंग जो है मैं उसको इसी तनाजुर में देखता हूँ कि इस हवाले से काम हो रहा है। वसीम अख्तर का क्या मामला है इस वक्त? अचानक वसीम अख्तर का मामला अचानक नहीं है मीसा। 12 मई का मामला ये है कि जिस वक्त जो वसीम अख्तर की नॉमिनेशन हुई थी उसके बाद से अगर आप देखें तो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि उनके हवाले से खासी रेजिस्टेंस पाई जाती है। और मैं नाम कोट किए बगैर एक आला शख्सियत का आपको बताऊं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के, उन्होंने हमसे खुद कहा कि कराची की जो तबाही है उसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा अमल दखल है। उसमें एक वसीम अख्तर है और दूसरे डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा है। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा जिस धड़ल्ले से कहते थे कि उन्होंने इतने असला लाइसेंस बांटे और जो चीजें हुई हैं उनके हवाले से, तो वसीम अख्तर के हवाले से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती थी। और वसीम अख्तर साहब की जो गिरफ्तारी है उसको लोकल बॉडीज इलेक्शन के तनाजुर में जिस तरह से MKM बता रही है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो जो प्रियम्प्ट कर रहे हैं या जो सूरत हाल बता रहे हैं वो वैसी ही है। और वसीम अख्तर का इतनी आसानी से मुझे बाहर आना नजर भी नहीं आता है। तो इसके जो पॉलिटिकल वो है जाविये वो ज्यादा है। ठीक बात। मुनीब साहब आप क्या कहेंगे? इन दोनों मसलों को मैंने साथ मिला दिया ताकि आप आसानी के साथ बाकी वक्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें। जी मेरी साहब गुजारिश ये है कि ये जो ब्रीफिंग हुई है और कहा गया है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से राउट होते हैं, देखिए आप अगर ओवरऑल इस वक्त सिंडिकेटेड क्राइम को आप देखें या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो दुनिया में फैला हुआ है उसको आप देखें तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल की सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बहुत से मुल्कों के अंदर ये होता है। तो कॉन्स्पिरेसी प्लान कहीं और की जाती है, एग्जीक्यूशन किसी और जगह होनी होती है। पाकिस्तान के अंदर अब ये बातें सामने आ रही है कि जैसे कि MKM का पैसा यहाँ से बाहर जाता था तो वो कैसे जाता था, बाहर से कोई पैसा पाकिस्तान के अंदर आता था तो वो कैसे आता था। अब जिस तरह से खास तौर पर ये मैंने कम से कम एज ए स्टूडेंट फाइनेंशियल टाइम्स में पढ़ा था कि जब से ये 9/11 हुआ है तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम्स बन गए जिसमें मॉनिटरिंग शुरू हो गई, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर सिवाय पाकिस्तान की, जिसमें ये पता लगता है कि ये पैसा कहाँ से, अगर बैंकिंग चैनल से आ रहा है तो इतनी बड़ी रकम इस वक्त कहाँ से ट्रांसफर हुई, क्यों हुई, उसके ऊपर इंक्वायरीज हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये अब कोई कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है जिसके अंदर ये बात की जाती है कि ये पैसा अगर आ रहा है, इवन मेरे आपके बैंक अकाउंट के अंदर भी कोई एक्टिविटी होती है बहुत बड़ी रकम की तो FBR पूछ लेती है या बैंक्स खुद ही कहते हैं कि जी जरा थोड़ी क्लैरिटी के लिए बताएं फंड्स कहाँ से आए हैं, इनका मकसद क्या है, क्या हो रहा है।
तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई नई चीज है। हाँ, ये जरूर चीज है कि हाईलाइट जरूर हो रही है कि अगर क्राइम के अंदर ये पैसा आता है या आ रहा है तो ये कैसे आता है, कहाँ से आता है। ये तो बात अपनी जगह और दुरुस्त भी है, अच्छी बात है, कम से कम हाईलाइट हो रही है। जहां तक बात है वसीम अख्तर साहब की, मेरे लिए बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मेरे लिए कुछ बातें बड़ी अहम है। देखिए, ये बात इसकी हकीकत इससे कहा जाता है कि इसकी सर्कमस्टांशियल एविडेंस जरूर मौजूद है कि ठीक है जी, कराची के अंदर 12 मई 2007 को जो कुछ हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है एमक्यूएम का, क्योंकि कराची को पॉलिटिकली भी एमक्यूएम उस वक्त कंट्रोल कर रही थी। एमक्यूएम वाज लिटरली इन बेड विद जनरल मुशर्रफ साहब। इस्लामाबाद में उस वाक़े के बाद जिस दिन 52 लोग शहीद हुए कराची के अंदर, मुझे अभी भी याद है, मैं इंग्लैंड में था, पढ़ रहा था, तो बताया गया कि वो मुक्के लहरा रहे थे और उन्होंने स्टेट पार्क का और स्टेट की रिट का बताया कि वहां पर स्टेट कितनी मजबूत है। तो कराची के अंदर जो कुछ उस दिन हुआ उसमें तो कम से कम अगर आप वैसे वो जो जिसे कहते हैं कड़ी जोड़े तो उससे तो यही लगता है कि जो कराची के अंदर हुआ उसमें एमक्यूएम का बहुत बड़ा हाथ है या वसीम अख्तर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इतना आसान नहीं होता इसको अदालतों के अंदर साबित करना, जोड़ना, साबित करना। अब मसला ये है कि आज के हालात के अंदर जब आप इस तरह की जीआईटीज बनाएंगे, और यकीन मानिए मैं बड़ी माजरत के साथ, मैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स हो, पुलिस हो, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन कुछ एहतराम, कुछ प्रोटोकॉल कानून के होते हैं, अदालतों के होते हैं। अब कम से कम लोगों को उस हिसाब से बेवकूफ ना बनाइए कि जीआईटी बनी है। मेरे लिए मैं सर पकड़ के बैठ गया कि डीएसपी साहब उसको हेड कर रहे हैं और वो कल बड़ी कन्वीनियंटली वो सारी रेवलेशन लीक भी हो जाती है मीडिया में, और बाद में साहब आके कहते हैं नहीं जी हमने तो लीक नहीं किया। अब अगर भैया आपने लीक नहीं की तो कैसे आ गई तमाम टीवी चैनल के पास? फिर उसके अंदर वो बयान है, फिर रात को वसीम अख्तर साहब एक लेटर लिख देते हैं अपने मुखला को। ठीक बात, ये मैंने नहीं। मुनीर साहब, हम मुझे खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ 1 मिनट खबरों में रह गया है और मजबूरन बंद करना पड़ा, वरना आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे और हाफिज साहब ने बहुत डिटेल में बताई, दोनों ने हमारी बहुत रहनुमाई की, लेकिन इसके साथ बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे आप दोनों का शुक्रिया, और डिफरेंट जो स्टोरीज हैं आज हमने उनको एक दफ़ा फिर अनफोल्ड किया है। मुझे मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।